आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। INN स्पेशल में आपका खैर मकदम है। न सुनवाई, न अपील, न बेनिफिट ऑफ डाउट और ना ही कोई बहानेबाजी की परवाह, बस एक फैसला और आपकी जेब खाली। जी हां, हम ट्रैफिक पुलिस की ही बात कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस साल भर में चालान के नाम पर कितनी रकम आपसे वसूल करती है। आप चौंक जाएंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ट्रैफिक पुलिस हज़ारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में चालान वसूल करती है। पिछले साल यानी 2018 में अकेले हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 30 करोड़ 77 लाख 51 हज़ार और 150 रुपये की रकम चालान के तौर पर वसूल की है। अगर हम पिछले 5 सालों के नंबर्स देखें तो 2014 में 35 करोड़ 75 लाख, 2015 में 32 करोड़ 25 लाख, 2016 में 31 करोड़ 2 लाख और 2017 में 24 करोड़ 78 लाख रुपए का फाइन अमाउंट यानी जुर्माना पब्लिक से वसूल किया गया। यानी पिछले 5 सालों में 154 करोड़ 59 लाख 73 हज़ार और 108 रुपये 154 करोड़ 59 लाख 73,108 रुपीज़ ये सिर्फ ट्रैफिक चालान के नाम पर आम लोगों से हुकूमत ने वसूल किया है। 5 साल में 1825 दिन होते हैं और अगर हम इस अमाउंट को पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो हैदराबाद के शहरियों ने हर रोज़ औसतन ऑन एन एवरेज 8,47,108 8,47,108 रुपये का जुर्माना भरा है। यानी हर घंटे में 35,296 रुपये 35,296 रुपीज़ और हर मिनट में 588 रुपीज़। पिछले 5 सालों में यानी 2014 से 2018 ख़त्म होने तक ट्रैफिक वायलेशंस के जुमला 1 करोड़ 72 लाख 8,441 केसेस यानी 1 करोड़ 72 लाख 8,441 केसेस दर्ज हुए। यानी ऑन एन एवरेज हर केस में करीब 90 रुपये का चालान वसूल किया गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन की आबादी करीब 1 करोड़ 45 लाख की है। हैदराबाद और रंगारेड्डी ज़िले की सड़कों पर पिछले महीने यानी 30 जून 2019 तक 61 लाख 48 हज़ार 61 लाख 48,000 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और उनकी तादाद में हर रोज़ इजाफा होता जा रहा है। इन फिगर्स के हिसाब से हर 3 में से एक फ़र्द के पास गाड़ी है, लेकिन जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं उतना ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन और उतना ज़्यादा जुर्माना, उतना ज़्यादा फ़ाइन। साल 2018 में ट्रैफिक वायलेशंस के 45 लाख 3 हज़ार 45 लाख 3,000 मामले दर्ज किए गए। यानी करीब 2/3 व्हीकल यूजर्स ट्रैफिक के कानून तोड़ते हुए पकड़े गए। इस साल जनवरी से जून तक अलग अलग नौयाद के 26 लाख 6,491 केसेस 26 लाख 6,491 मामले रिपोर्ट हुए। यानी जहां पिछले साल हर रोज़ 12,338 लोगों ने 12,338 लोगों ने ट्रैफिक के कानून तोड़े, वहीं पिछले 6 महीने में हर रोज़ 14,400 अफराद ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते रहे। फाइन यानी जुर्माना लगाने का मकसद होता है कि लोग कानून पर अमल करें, लेकिन हैदराबाद में ट्रैफिक का मामला उल्टा नज़र आता है। पिछले 5 सालों में यहाँ ट्रैफिक वायलेशंस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जहाँ 2014 में 30 लाख 47 हज़ार 30 लाख 47,000 मामले रिपोर्ट हुए, वहीं 2018 में 45 लाख 3,000 ये मामले सामने आए। इस साल जून तक 26 लाख 6,000 जो ट्रैफिक वायलेशंस है वो सामने आए। ये फिगर से साफ जाहिर होता है कि लोगों पर जुर्माने का कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कानून से डरते नहीं हैं, कानून से डरे या नहीं डरे, बट ट्रैफिक पुलिस वालों से सब डरते हैं। शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके पास लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और पीयूसी आपके पास सब मौजूद हो, आपने हेलमेट भी पहन रखी हो, लेकिन जैसे ही 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले आपको नज़र आ जाएं आप घबरा से जाते होंगे और ये सोच के कि कहीं वो आपको रोक ना लें और किसी ना किसी बहाने आपका चालान काट दें। आप अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ धीमी कर लेते हैं और उनके सामने से निकल जाते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आप उनकी पहुंच से बाहर आगे आ चुके हैं, उनकी पहुंच से बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत ही इत्मीनान की सांस लेते हैं कि आज आपका वक्त और पैसा दोनों बच गया। अगर आप ट्रैफिक के कानून पर अमल करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक का एक रूल भी आप तोड़ लें तो आप मान के चलिए कि आप आज या कल इस सड़क पर या उस सड़क पर सुबह या शाम कभी भी और कहीं भी ट्रैफिक पुलिस की नज़रों से नहीं बच पाएंगे। पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिस ने सीसी कैमरों का एक जाल बिछा के रखा है।
और इसके ज़रिए फ़ौरन ये पकड़ लिया जाता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने सिग्नल जंप किया है तो आपकी ये तस्वीर वहाँ पे आ जाती है। आप तकरीबन सभी लोगों को घर पे चालान आया होगा। हमारी ये सब लिंकिंग भी हो चुकी है कि आपका नंबर आता है, आपके नंबर से आपका एड्रेस ट्रेस किया जाता है और आपके घर पे सीधा चालान आता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक डिवाइस पकड़ के ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, आपका नंबर टाइप करते हैं और अब तक आपके कितने वायलेशंस हैं वो सब उसके सामने आपके आ जाता है कि आपने कितने ट्रैफिक के लॉस तोड़े और आपसे वो पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। बल्कि अगर हम नंबर्स देखें तो ई चालान के मामले में देखिए कुछ हज़ार पुलिस वाले हैं जो सड़कों पे हैं और जो ट्रैफिक का जो लॉ तोड़ने वाले हैं वो लाखों की तादाद में हैं। जाहिर बात है फिज़िकली इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सबको पकड़ें, इसीलिए जो सीसी कैमरे का नेटवर्क है, जो ई चालान सिस्टम है, ये पुलिस के बहुत काम में आ रहा है। जहां 2018 में 35 लाख मामले सामने आए थे, उन 35 लाख में से 45 लाख में से 35 लाख मामले तो ई चालान के थे। यानी ज़्यादातर जो काम है वो ई चालान की तरफ से हो रहा है। और जो फाइन अमाउंट लोगों ने भरा था करीब 30 करोड़ में 19 करोड़ ई चालान के ज़रिए वसूल हुए। यानी आप अगर कानून तोड़ते हैं तो आपका बचना, ट्रैफिक पुलिस से कम बचना मुश्किल है, आपको वो लोग ज़रूर पकड़ेंगे। They will be sitting in the control room and then we will go through who is having the large number of challans pending and then they will be calling them. So this is a daily process now. Only 2 persons are deputy only for that work. So now we'll see that all those people, those who are having the pending challans, they are informed by phone and then they are told in advance that so many challans are pending so that they should come and pay it. And if they don't pay, then of course now and then we conduct a special drive and we'll keep a watch on such persons who don't pay, and then definitely as per MD Act we'll take the action. So my question was about government vehicles, like the vehicles of... It is same. It is anybody's vehicle. See, we don't discriminate it is whose vehicle. On our cameras, they don't discriminate. No, with this ITMS, they will only see the number plate. That ANPR will see the number plate. It will not see who is sitting in the vehicle. Whether it's a Anil Kumar vehicle or whether it is your vehicle or whether it is our Harish Kumar vehicle. They will only see the violation and automatically the challan will be generated and through postal department will go to the concerned party. And now those who are not paying, that is why I am telling that we have not deputed 24 hours, 2% will be there. Of course, night time we can't disturb, so only daytime, from morning 8 to till late, 8 in the evening. All these 2%, their job is only to see the number of challan, who is having more number of challan pending, call them on phone and give them the information that so many challans are pending, ways to kindly go and pay it. And we'll maintain the record and we'll see that they are paying or not, then as per law we'll take further action. देखिए जो वायलेशन होता है 154 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है और आम लोगों की जेब से निकाला जा रहा है। हर कोई कंडेम करते हैं, जिसको भी चालान भरना पड़ा वो तकलीफ से चालान देता है, पैसे अपने निकालता है। लेकिन एक आप बात देखिए, पुलिस वालों को ये चालान वसूल करके उनको कुछ हासिल नहीं होता। उनका अहम मकसद होता है रेगुलेट करना और इसके पीछे बहुत से रीज़न है। वायलेशन आपको लगता है कि कभी एक नॉर्मल वायलेशन हो गया होगा, कभी कभार कानून तोड़ दिया होगा, उससे क्या होना है। लेकिन आप देखिए ये सब चीज़ों का मामला लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सड़क पे लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियों में अगर आपकी गाड़ी चलाने में कुछ गलती हो जाए तो लोगों की जान भी जा सकती है। हम कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए पिछले 3 सालों का हमारे पास जो फिगर्स एडिशनल कमिश्नर ने दिया, जो 6 महीने का हाफ ईयरली जो फिगर्स है उसके हिसाब से विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के जो मामले हैं पिछले 6 महीने में 7,612 ऐसे मामले सामने आए। ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, इम्प्रॉपर विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, रॉन्ग पार्किंग, सेलफोन ड्राइविंग, माइनर ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, सिग्नल जंपिंग विदाउट हेलमेट, ये सब ऐसे मामले हैं जहां पे इसमें ज़्यादातर मामलों में लोगों की जान जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। हालांकि पुलिस के एनफोर्समेंट की वजह से एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत कम हुआ है। करीब 16% जो एक्सीडेंट्स हैं वो हैदराबाद में कम हुए पुलिस के अच्छे एनफोर्समेंट की वजह से। फर्स्ट 6 months లో
ఇది ఫ్యాటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ 12% తగ్గింది. సో దేర్ ఇస్ ఎ రిడక్షన్ 12% ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ. అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ కూడా 10% తగ్గింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ 6 months 150 డెత్స్ జరిగింది. 2019 30th June వరకు, అంటే ఫస్ట్ 6 months ఇట్ హాస్ కమ్ డౌన్ టు 135. సో లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే 15 deaths ఆర్ లెస్ దిస్ ఇయర్ యాజ్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్. अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें तो 2018 के मुकाबले 2019 में एक्सीडेंट्स के मामले में ये कमी आई है, जहां 2018 में 146 एक्सीडेंट्स हुए थे पहले 6 महीने में. 2019 में 129 एक्सीडेंट्स हुए हैं और जो परसेंटेज ऑफ चेंज है वो -12% है. सबसे पहले हम ड्रंकन ड्राइविंग की बात करें तो ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर बहुत पहले से पुलिस ने काफ़ी सख्ती से काम लिया है. जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, एक तो खुद उनकी जान खतरे में होती है, उसके अलावा उनकी गलत ड्राइविंग की वजह से दूसरे जो लोग सड़क पे चलते हैं उनकी जान को खतरा होता है. ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस अगर हम देखें तो 2014 से इसका इन्फोर्समेंट चल रहा है और 2014 में जुमला 20 लाख से ज़्यादा फाइन अमाउंट वसूल किया गया. 15,839 केसेस रजिस्टर हुए थे. 2015 में 16,633, 2016 में 17,452, 2017 में 20,411, 2018 में 28,790 केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए ड्रंकन ड्राइविंग के, जिसमें टोटल अमाउंट जो वसूल किया गया वो 5,86,00,000, 5,86,2040. आप देखिए इतने बड़े मामले सामने आने, 5 करोड़ का फाइन लोगों ने भर दिया. और इस बार तो हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट 5,441 लोगों को 2018 में जेल भेजा गया था और 1424 ड्राइविंग लाइसेंसेस कैंसिल किए गए थे. इतना सीवियर इन्फोर्समेंट के बावजूद भी लोग शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और लोगों की इससे जान जाती है. अगर हम इस साल की बात करें तो ड्रंकन ड्राइविंग के टोटल 15,133 केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं. 2% इसमें इजाफा हुआ है और इसमें 14,000 मामलों में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है. 2,864 लोगों को जेल भी भेजा गया है और इनसे जो फाइन अमाउंट है 3 करोड़ से ज़्यादा का फाइन अमाउंट इन लोगों से वसूल किया गया है. अब देखिए ये जो अवेयरनेस है, पुलिस ये अपनी कोशिश करती है कि लोग शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं. हम कुछ और नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे. देखिए रोड पे हम चलते हैं, हमारे सामने ट्रैफिक पुलिस को लेकर एक ही इमेज होता है कि वो लोग आपकी गाड़ी रुकाएंगे, आपका लाइसेंस चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके पास हो तो छोड़ देंगे, नहीं हो तो आपको चालान करेंगे. एक ये इमेज बन गया. लेकिन आप देखिए ट्रैफिक पुलिस हर मौसम में, हर हालात में ये लोग काम करते हैं और इनका काम काफ़ी टफ होता है. और कुछ हज़ार लोग मिलके, आप तसव्वुर कीजिए कि 2,500 से 3,000 या 5,000 अगर हम ज़्यादा लें, कुछ होमगार्ड्स को भी मिला लें, तो ये लोग 61 मोर देन 60 लाख व्हीकल्स ये लोग मैनेज करते हैं जो हैदराबाद की सड़कों पे चलते हैं. उसके बाद अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो सबसे पहला ब्लेम उन पे ही आता है कि ट्रैफिक पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया. आप एक विजुअलाइज़ कीजिए कि 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सड़कों से हटा दीजिए. आप उसके बाद तसव्वुर कीजिए कि यहाँ के जो सिग्नल्स हैं हमारे, उन सिग्नल्स की हालत क्या होगी. कोई किसी की बात नहीं सुनेगा. एक जो प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस होता है, जो रूल्स ये इन्फोर्समेंट करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. कुछ कदम ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल उठाए थे. लास्ट 6 महीने में काफ़ी तेज़ी से इस पर काम किया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं और उनमें होने वाली जो मौत है वो काफ़ी कम हुई है. Spots keep on shifting from one place to other place. Actually, black spot is the place where within a year more than 5 accident occurs. कुछ फिगर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे. पिछले साल 2018 में जहां पहले 6 महीने में 150 लोगों की मौत हुई थी, इस बार रोड एक्सीडेंट्स में 135 यानी 15 लोग कम मरे. 10% इसमें नेगेटिव आया है. लेकिन ज़ख्मी होने वाले लोगों का जो है वो नंबर बढ़ गया. लास्ट ईयर 1222 था, इस बार 1313 है. पेडेस्ट्रियंस डेथ यानी जो सड़क पे पैदल जो लोग चलते हैं, पिछली बार 63 लोग इसमें
इन्वॉल्व थे, इसमें इस बार 53 है, -16%, यानी सड़क पे जो लोग चलते हैं और रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसका शिकार बनते हैं, वो नंबर में थोड़ी सी कमी आई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने 50 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे लगातार एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए, अहम मुद्दा ये है कि ट्रैफिक पुलिस अपनी कोशिश, जो नंबर्स हैं उसके बेसिस पे और जो रोड पे दिख रहा है वो उसके बेसिस पे ट्रैफिक पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन चालान होने के बावजूद और इतना सीरियस एक्शन लेने के बावजूद काम नहीं करना, लोगों का रूल्स फॉलो नहीं करना और लोगों का जो कम्प्लीटली नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाना, शायद ये हाईली क्वेश्चनेबल है, कंडेमेबल है और लोगों को सोचना चाहिए कि ये रूल्स एग्जैक्टली किसके लिए हैं और ये इन्फोर्समेंट से ट्रैफिक पुलिस को या किसी और को क्या मिलने वाला है। हुकूमत की तरफ हम देखते हैं कि आप करोड़ों का आप चालान वसूल कर रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? ट्रैफिक, बहुत से ऐसे हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल हैं जहां पे आपकी स्टॉप लाइन क्लियर नहीं है, बहुत से ऐसे सिग्नल्स हैं जहां पे ज़ेब्रा लाइन नहीं है, जहां पे आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। हमारे पास, हम लेन डिसिप्लिन की बात करते हैं बट लेन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। बहुत सी कमियां हैं लेकिन बहुत सी खूबियां भी हैं और जो कोशिश है इसमें अगर हम सब शामिल हो जाएं तो शायद हम हैदराबाद की सड़कों को बहुत सेफ बना सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसा शहर के बारे में सोचिए जहां के लोगों को ना चालान भरने की परवाह है, ना जेल जाने की परवाह है और ना उनका अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने की परवाह है। कम से कम नंबर्स ये बताते हैं कि हैदराबादी ना ट्रैफिक पुलिस से डरते हैं, ना उनको कानून का एहतराम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रोज़ाना हैदराबाद की सड़कों पे ये ट्रैफिक के रूल्स जो है उसको वायलेट कर रहे हैं। जो नंबर्स हमारे पास हैं पिछले 6 महीने में हैदराबाद में जो हुआ, जिसका खुलासा एडिशनल कमिश्नर ने किया, उस बेसिस पे बात करूँ तो हैदराबाद में हर रोज़ विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के 42 केसेस हैं, यानी 42 लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ये सड़क पे अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं। 241 टू 41 केसेस ट्रिपल राइडिंग के हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रिपल राइडिंग एक जुर्म है, वो नहीं कर सकते बट वो बराबर कर रहे हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के पिछले 6 महीने में 1,05,000 ऐसे केसेस आए, जिसमें अगर हम इसका एवरेज देखें तो रोज़ाना 580 लोग बिला खौफ ये रॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 349 केसेस। रॉन्ग पार्किंग, इस पे हम बाद में बात करेंगे। सेलफोन ड्राइविंग, सेलफोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाने से ना सिर्फ आपकी जान को खतरा है बल्कि जो लोग सड़क पे दूसरे चल रहे हैं उनकी जान को खतरा है। लेकिन नहीं, पिछले 6 महीने में हमारे पास 10,684 केसेस, 10,684 केसेस आए थे और यानी हम रोज़ देखें तो रोज़ करीब 60 लोग अपना फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। माइनर ड्राइविंग, ये जो बहुत ही सीरियस मसला है, इसमें पिछले 6 महीने में 2,732 केसेस, 2,732 केसेस हुए थे, यानी हर रोज़ 15 बच्चे जो माइनर हैं वो गाड़ी लेके सड़क पे उतर रहे हैं। डेंजरस ड्राइविंग, खासकर ये यूथ में पाया जाता है। पिछले 6 महीने में 25,800 से ज़्यादा केसेस सामने आए, यानी हर रोज़ 142 बच्चे या दूसरे लोग हैं वो डेंजरसली ड्राइविंग कर रहे हैं। सिग्नल जंपिंग, रोज़ाना 107 लोग कहीं ना कहीं हैदराबाद की सड़क पे सिग्नल जंप कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में 19,540 केसेस सामने आए। विदाउट हेलमेट, इसके 10,000 से ज़्यादा लोग, रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा लोग हैदराबाद की सड़कों पे विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं। पिछले 6 महीने में हेलमेट को लेकर 18,12,198 18,12,198 केसेस बुक हुए। अब आप देखिए, ये सब जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके सामने पेश करने का मकसद ये है और जो एडिशनल कमिश्नर ने काफ़ी खुलासा किया, काफ़ी स्टेप्स बताए कि कौन कौन से कदम हैं जिसकी वजह से हैदराबाद को एक सेफ़ सिटी बनाया जा सकता है। ये नंबर्स आप सामने रखिए। हम पिछले 5 सालों में 154 करोड़ का जो चालान है वो बन चुके हैं। साल में 30 करोड़ रुपए हम लोग चालान के तौर पे दे रहे हैं। पैसा आपका या मेरा हो या किसी का भी हो, शहरियों का पैसा है जो कलेक्टिवली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ये एक चालान के रूप में कि आप वायलेशन कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, फिर वायलेशन कर रहे हैं, फिर पैसे दे रहे हैं। इन वायलेशंस की वजह से हम यूजुअली एक अप्रिशिएट करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ कितने अच्छे हैं, वहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हैं, लोग कितने डिसिप्लिन हैं। भाई, लोग तो आप और हम ही हैं। अगर हम रूल्स फॉलो करें और अगर हम सेफ्टी को प्रायोरिटी दें कि मैं सेफली घर से बाहर निकलूँगा, अब मैं जब रोड पे जाऊँगा तो मैं खुद भी सेफ़ रहूँगा, दूसरों को भी सेफ़ रखूँगा, अगर ये स्लोगन हो तो ट्रैफिक पुलिस को बहुत मिल जाएगी हैदराबाद की सड़कों को सेफ़ बनाने में। जो नंबर्स हैं उन नंबर्स पर गौर कीजिए कि कितना पैसा आप बचा सकते हैं।
हालांकि एक सवाल यहाँ हुकूमत से भी है, जैसे पार्किंग का आया कि रॉन्ग पार्किंग। शहर की बहुत सी सड़कें हैं जहाँ पे पार्किंग नहीं है। चालान वसूल करना एक डिपार्टमेंट का काम है, ट्रैफिक पुलिस का, ये जमा करते हैं और हुकूमती सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। पार्किंग का इंतज़ाम करना जीएचएमसी का काम है। बहुत सी चीज़ें हैं जो काम बटे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। अब ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमको नज़र नहीं आता कि ये लोग कोऑर्डिनेट करें। जो पैसा पब्लिक का आ रहा है, अगर सोचिए 30 लाख रुपए रोज़ के 8 लाख रुपए लोगों से चालान के नाम पे वसूल करें, अगर यही पैसा हैदराबाद की सड़कों को बेहतर बनाने में, सेफ बनाने में अगर खर्च किया जाए तो इससे लोगों को काफ़ी सहूलत मिल सकती है। लेकिन हैदराबाद ले लीजिए या इंडिया का कोई भी शहर ले लीजिए, हम जो लोग का मीडिया है और कॉमन लोग हैं वो लोग सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और जो रियलिटी है वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। आज हमने INN स्पेशल में कोशिश की कि आपके सामने एक हकीकत पेश करें कि वायलेशंस, ट्रैफिक वायलेशंस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, हैदराबाद की सड़कें कितनी गैर महफूज होती जा रही हैं और इन सड़कों को महफूज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कोशिश कर रही है। आप भी जब भी अगली बार निकलें तो ये आप तय करके निकलें कि आप ट्रैफिक का कोई भी रूल आप वायलेट नहीं करेंगे और आप गलत रीज़न की वजह से चालान नहीं पे करेंगे। नाज़रीन, INN स्पेशल में आइए नज़र डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। मॉनसून के पेश नज़र जीएचएमसी ने एक एक्शन प्लान बनाकर शहर में बारिश की सूरत हाल से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में INN के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने जीएचएमसी चीफ इंजीनियर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन से खुसूसी बातचीत की। देखिए, हमारे जो जीएचएमसी के जो लिमिट्स है, इसके अंदर जो जुमला सड़कें हैं वो 9103 किलोमीटर है, यानी बहुत ज़्यादा है जो सड़क हम मेंटेन करते हैं। और ये जो सड़कें हैं इसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जो कच्चा नाला जो कहलाता है या बरसाती नाला जो होता है, ये हमारे पास सिर्फ 1200 किलोमीटर है। तो 9000 किलोमीटर के मुमासिल अगर हम 1200 किलोमीटर देखें तो बहुत ही कम है। तो इसलिए ये होता है। और हैदराबाद की अगर आप टेरेन देखें, अपना टोपोग्राफी जो कहलाती है कि ऊंच नीच है और पूरा सिटी जो है वो हमारे मूसी नदी की तरफ स्लोप होता है। तो इस वजह से ये होता है कि जो ऊंचे इलाके रहे वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से नशीबी इलाकों में पहुँच जाता है। तो इस सिलसिले में हमारे पास एक ड्रेन सिस्टम है, जैसा पुराना जो हैदराबाद शहर था, ग्रेटर हैदराबाद बनने से पहले 165 स्क्वायर किलोमीटर का जो शहर था उसमें सिस्टम है। लेकिन अब चूँकि ग्रेटर हैदराबाद 625 स्क्वायर किलोमीटर पर हो गया है, तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा गैप्स आ गए हैं। तो ये सिस्टम को रिमॉडल करना है। रिमॉडलिंग का सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आपको याद होगा 2000 में जब फ्लड्स आए थे, तो ये जो हमारे मेजर नालाज है, बड़े बड़े जो ओपन नालाज रहते हैं, इसमें इंक्रोचमेंट हो गया है। इंक्रोचमेंट होने से ये होता है कि पानी की निकासी जो होती है वो महदूद हो जाती है, रुक जाती है। तो जब क्या होता है, पानी पीछे मार के घरों में घुस जाता है, रोड पे ठहर जाता, कहीं भी ठहर सकता है। तो 2000 के फ्लड्स के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई थी किर्लोस्कर कंसल्टेंट के द्वारा। तो वो जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट के तहत नालों की वाइडनिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस है कि उनके घर नहीं तोड़ना, क्योंकि बहुत से कॉम्प्लेक्सेस भी रोड आ गए हैं नाले पर। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह जो है ये ग्लोबल वार्मिंग है। पहले क्या होता था, देखिए आपके जब ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम बना था निज़ाम सरकार के ज़माने में, तो आधे इंच पर आवर की रेन रहती थी। 12 mm पर आवर मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी के वास्ते डिज़ाइन हुआ था। बाद में 1970 में जब फ्लड्स आए थे तो ये इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर के हिसाब से डिज़ाइन किए, पूरे रीडिज़ाइनिंग की है। लेकिन 2000 के फ्लड में ये क्या हो गया कि इंटेंसिटी जो रेन की आना शुरू हुई पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना पानी पड़ता है एवरेज लिए, तो वो 4 सेंटीमीटर पड़ा था। तो हमारा जो ड्रेन सिस्टम का निज़ाम है वो 4 सेंटीमीटर पर आवर अगर आ गया रेन, तो उसको संभाल नहीं सकता। अब आप ये साल की जो पहली रेन थी, जो फर्स्ट बारिश हुई है, वो जो था 111 सेंटीमीटर समझिए पर आवर पड़ा था। 110 mm रेन पड़ी है 1 घंटे में, जबकि हमारा सिस्टम 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा संभाल भी नहीं सकता। तो अगर बहुत ज़्यादा उसकी कोशिश करे, सफाई रखे, ख्याल रखे, तो 4 सेंटीमीटर। अगर 11 सेंटीमीटर एक साथ आ गए तो उसका अपने को 1-2-3 घंटे तक नाले पूरे उबलते हैं, भर के बहते हैं। तो ये एक निज़ाम है जिसकी हम रिमॉडलिंग की कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरा जो मेजर मसला है, हमारे पास देखिए ये नालों के लिए हम
153 मानसून रिस्पांस टीम बनाए हैं, यानी मानसून इमरजेंसी टीम से गाड़ी के साथ पंपों के साथ ये टीमें हर जगह डिफरेंट मकामात पे अवेलेबल है। ये टीम भी जाके जब देखती है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा रुके हुआ है तो 90% ऑफ द केसेस में ये हो रहा है कि प्लास्टिक और दूसरे किस्म का कचरा, लकड़ी, थर्मोकोल के टुकड़े, ये सब जाके वो नाले के जो जाली रहती है या जो मोहरी की जाली रहती है उस पर चिपके हुए रहते हैं। खाली हमारा लेबर जब भी वो साफ़ करता है पानी एकदम पास हो जाता है। तो मेरा बोलना ये है कि हम सिविक सेंस में थोड़ा हम लोग पीछे आ रहे हैं। अगर हम ये जो कचरा है, जो प्लास्टिक है, ये अगर रोड पर ना डालें, कम से कम नाले के करीब रोड पे नहीं डालें, तो हमारे जो नाले हैं उनकी कैपेसिटी से वो बहेंगे और ये जो वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम नालों की जो हम डिसिल्टिंग करते हैं, बड़े बड़े बरसाती नालों की, ये जो मानसून आने से पहले हम डिसिल्टिंग करते हैं, करीब हम 4,30,000 क्यूबिक मीटर उसमें से सिल्ट निकाले, लेकिन उसमें अगर हम देखा गया तो 30 से 40% सिल्ट के बदले में वहाँ पर भी हमको कचरा मिलता है, गार्बेज जो घरों से फेंक देती प्लास्टिक के पैकेट में बन के। सबसे डेंजरस ये गार्बेज रहता है थर्मोकोल, वाह, ये एयर कूलर के डब्बे पड़े हुए रहते हैं, आपके बिस्तरा रहते हैं, ब्लैंकेटा डाल देते हैं। अब हम नालों को इस बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये नाले हमारी जान बचाने के लिए काम आते हैं। कल जब बारिश, तूफ़ानी बारिश होती है और उसकी सफाई हम मानसून से पहले स्पेशल तरीके से करते हैं, लेकिन मानसून के दौरान भी ये कचरा आता है, टीम्स हमारे साफ़ करते हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि थोड़ा देर, घंटा 2 घंटे लोगों को तकलीफ़ हो जा रही है। तो उसके लिए हम स्पेशल टीम्स और पंप्स का इंतज़ाम कर चुके हैं। जिया साहब ये बताइए कि अब ये रीमॉडलिंग का जो प्रपोजल है, ये रीमॉडलिंग के लिए हैदराबाद को टोटल कवर करने में कितना फंड, खर्चा कितना होगा और टाइम कितना लगेगा? देखिए, हम मेजर जो नाला से समझे हैदराबाद के, वो 393 किलोमीटर है। ये इनको रिमॉडल करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा पानी जाने के लिए रफ्तार से उसमें से जाने का है। दूसरा जो मसला आ गया है वो है लेक्स। हैदराबाद में पहले हज़ारों लेक्स थे, अब बच के 185 लेक्स बचे हुए हैं। ये लेक्स में भी ये होता है कि पूरा उसके अतराफ़ में इंक्रोचमेंट हो गया है। ये लेक्स जो रहते हैं हमारे, ये वाटर रिटेंशन टैंक्स रहते हैं, यानी बारिश जब खूब आ जाती है तो बारिश ये तालाबों में पड़ के उसमें संभालता हो। तालाब क्या करता है कि ये जो घरों में जो उबलता है या वाटर लॉगिंग होती है उसको रोकने के लिए काम आता था। अब ये हो गया है कि ये पूरे लेक्स में क्या हुआ, ख़रीब के कॉलोनियाँ अपने ड्रेनेज के कनेक्शन लगा दिए, तो ये लेक हर वक्त भरे हुआ रहता। अब मिसाल के तौर पे आप हुसैन सागर लेक भी देख लीजिए, इसमें गंदा पानी आके ठहर जा रहा, तो हम उसको सफाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये लेक्स को साफ़ करना, इसको स्टीपी बनाना, ये एक मसला है जो कि एक 3,000 करोड़ रुपये का लगेगा। दूसरा क्या है कि ये नालों की वाइडनिंग, जो 393 किलोमीटर नाला जो हम वाइडन करना है, यानी जो ये जो बारिश को संभाल सकते, 4 सेंटीमीटर बारिश को या 7 सेंटीमीटर बारिश को संभाल सकते हैं, उसके लिए जो इनिशियल एस्टीमेट था वो था कि 28,000 स्ट्रक्चर तोड़ना चाहिए। 28,000 स्ट्रक्चर उसमें इंक्रोचमेंट करे हुए हैं, यानी ये नालों में बफर जोन भी रहता है। बाद में हुकूमत, चूँकि ये बहुत से लोगों के स्ट्रक्चर टूट जा रहे थे, तो बफर जोन को कम करने का एक यानी इक़दाम की है। तो उसके बावजूद भी 12,000 स्ट्रक्चर अभी भी तोड़ना है, और पिछले 14 साल में सिर्फ 1200 स्ट्रक्चर तोड़ सके। नहीं, जब हम स्ट्रक्चर तोड़ने जाते हैं तो ये जो लोग हैं नालों के अतराफ़ रहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब 2-4 दिन की तकलीफ़ हम झेल लेते हैं, हमारी घर क्यों तोड़ना चाह रहे हैं। तो ये एक सोशल मसला हो जा रहा है कि भाई वो लोग भी गरीब है, मजबूर, कोई भी आदमी नाले के नहीं क्यों रहता, वो मजबूर है बोल के। तो ये स्ट्रक्चर तोड़ के उनको नए मुकामात पे जगह देना है। इस सिलसिले में हुकूमत ये 2 BHK जो स्कीम बनाई है उसमें ये लोगों को रिहेबिलिटेट करने का सोच रहे हैं, तो इससे फ्यूचर में हमको ये स्ट्रक्चरों को हटाने का बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इसके लिए पिछले साल 223 करोड़ रुपये का सैंक्शन हुआ था वाइडनिंग के लिए, लेकिन वो भी खर्च नहीं कर सके ये इंक्रोचमेंट की वजह से, और फेज़ वाइज करने का है। हमको कम से कम एक उसके लिए भी 2,400 करोड़ रुपये का खर्चा आता है, जबकि स्ट्रक्चर्स हट गए बाद उन्हें स्ट्रक्चर का पैसा वो अलग होगा। तो ये दोनों मिला के हम तकरीबन 5,000 करोड़ का यानी एक खर्चा होगा ये हम पूरा करने के लिए, और इसके लिए हम लोग रेडी हैं। और इसमें एक बहुत ही ख़ास बात आपसे मैं यानी शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये नाला वाइडनिंग का सबसे बेहतरीन काम ओल्ड सिटी में हो रहा है।
तेलंगाना स्टडी सर्कल की जानिब से अक़लियतों को सिविल सर्विसेज में दाखिले के लिए मुफ्त तरबियत फराहम करने रियासत के 10 मराकज़ पर आज इम्तिहान मुनक़िद किया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना गवर्नमेंट के एडवाइज़र AK खान ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस साल के सिविल सर्विसेज इम्तिहान यानी कि IAS IPS जो सिलेक्शन एग्ज़ामिनेशन होता है UPSC के जानिब से किया जाता है। इसमें तरबियत के लिए 100 कैंडिडेट्स को चुनने का जो काम होता है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के टेस्ट के ज़रिए से, वो टेस्ट आज यहाँ पर हो रहा है। कुल मिलाकर रियासत भर में 1700 एप्लीकेशंस हासिल हैं। ये 1700 एप्लीकेशंस में से हम लोग 100 को चुनेंगे। 100 कैंडिडेट्स हम लोग चुनने के बाद इसमें फिर रिजर्वेशंस हैं 1/3 यानी कि 1/3% गर्ल्स के लिए है। अब 5% फिज़िकली चैलेंज्ड कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। तो कैंडिडेट्स को हम लोग चुनने के बाद ये आज जो इम्तिहान हो रहा है इसके बुनियाद पर इनको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं, आला तरीन इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में, इसको ऑलरेडी हम लोग शनाख्त कर चुके हैं। एक कमेटी के ज़रिए से एक पैनल भी बनाए हैं ये स्टडी सर्कल्स का। कैंडिडेट अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स वो चुन रहा है ऑप्शनल्स, और वो जो रिसर्च और जो जानकारी हासिल करता है कि इंस्टीट्यूट्स के बारे में, उसके बुनियाद पर किसी इंस्टीट्यूट में जाके दाखिला ले सकता है। और इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा अरेंजमेंट ये है कि कैंडिडेट्स को हम लोग चुन के भेजते हैं, उनको वहाँ पर साल भर के लिए ट्रेनिंग देना है। जो भी ख़र्चा आता है डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को देंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट को भी चंद महीनों तक हम लोग हर महीना 5000 रुपये का स्टिपेंड भी देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हैदराबाद के भी हैं कैंडिडेट्स या बाहर के जहाँ के भी हैं जो सेलेक्ट होते हैं इसमें, अगर घर में माहौल सही नहीं है वहाँ से बाहर आकर 2-3 और कैंडिडेट्स के साथ बाहर कहीं ठहरें। उसमें जो ख़र्चा आता है उसको कुछ हद तक हम लोग उसको रिएम्बर्स भी करते हैं उनको। अच्छे से अच्छा तरबियत हासिल करने के बाद, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत टफ़ होता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है। आज ये माना जाता है कि सिविल सर्विसेज में दुनिया भर में कहीं भी इतना टफ़ एग्ज़ामिनेशन नहीं है जो हिंदुस्तान में है। तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इनको, सूझबूझ के साथ, डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करने के लिए जो माहौल चाहिए, जो हौसला अफजाई के लिए इनको सपोर्ट करना है, वो पूरा हम लोग करेंगे। शर्त यह है कि कैंडिडेट में वो दम होना चाहिए, यानी कि उसमें इंटेलिजेंस होना चाहिए, साथ ही साथ मेहनत करने की कैपेसिटी होना चाहिए। अच्छा कंसंट्रेट करके अगर पढ़ लिए, मैं समझता हूँ कि कामयाबी के चांसेस इनके बहुत बेहतर होते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि अक़लियतों से बड़े तादाद में IAS IPS इम्तिहान में बच्चे सेलेक्ट होते जाए। अच्छी बात यह है कि तेलंगाना रियासत से गुज़िश्ता 4-5 साल के दौरान हर साल कम से कम एक दो सेलेक्ट होते जा रहे हैं। 2 साल पहले सबसे पहले बार यहाँ से ज़ेबा फ़ातिमा एक लड़की पहली बार IAS में भी सेलेक्ट हो चुकी है यहाँ से। तो आज भी हम लोग देख रहे हैं जो अटेंडेंस है इधर आज, इसमें तकरीबन 50% के आसपास में लड़कियां ये इम्तिहान ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन हो, जॉब्स में हो, हर एक कौम का हक़ बनता है कि वो हासिल करें। इसमें ख़वातीन भी बड़े तादाद में अगर आ गए तो उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए और समाज के लिए भी बहुत एक बेहतर सिचुएशन है ये। हम समझते हैं कि आइंदा चलकर कैंडिडेट्स इसमें से जो हम लोग सेलेक्ट करके तरबियत के लिए भेजते हैं, फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी आएंगे IAS IPS में, और तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे और कौम का मुस्तकबिल बदलने में भी बहुत मददगार साबित होंगे। अच्छा, 1700 पार्टिसिपेशन कितना है, अटेंडेंस कितनी है? अभी आना है ना, क्योंकि सेंटर सिर्फ एक ही नहीं है यहाँ पर सेंटर से टोटल 10 सेंटर हैं जो अक्रॉस द स्टेट हैं। जो पुराने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम लोग एक सेंटर रखे हैं, क्योंकि वहाँ से दूर से आदिलाबाद से, खम्मम से यहाँ तक आना मुश्किल होता है इनके लिए, तो वहीं पे एक सेंटर रखे हैं उनको।
तो बट कोचिंग के लिए फिर इनको यहाँ पर आना पड़ता। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर साल दुवम के नतायज जारी कर दिए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक ने नतायज जारी करते हुए बताया कि आज सिर्फ साल दुवम के नतायज जारी किए जा रहे हैं। अंदरून एक हफ्ता इंटर साल अव्वल के नतायज जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेकेंड ईयर में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा का तनासुब 37.76% रहा। साल दुवम के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात में 1,60,487 यानी 1,60,487 तुलबा ने शिरकत की, जिनमें 60,600 तुलबा कामयाब करार दिए गए। सप्लीमेंट्री इम्तिहान में भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 41.35% और लड़कियों का तनासुब 35.4% रहा। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान के नताइज में चंद गलतियों के सरजद हो जाने के बाद सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नताइज की इजराई में काफ़ी एहतियात और चौकसी बरती गई। नताइज में तकनीकी गलतियों का आदा न होने की पूरी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कामयाब तुलबा ऑनलाइन तरीक़ेकार पर पीर से अपने मेमोज डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक ने कहा कि इस मरतबा आदिलाबाद ज़िला 62% नताइज के साथ रियासत में सर फहरिस्त रहा। सबसे नाकिस मुजाहरा मेदक ज़िले का रहा, जहां सिर्फ 26% तुलबा ने कामयाबी हासिल की। हैदराबाद का नतीजा भी मायूस कुन रहा। ज़िले हैदराबाद में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा का तनासुब सिर्फ 27% रहा। उन्होंने कहा कि तुलबा को रिकाउंटिंग और स्कैन कॉपी कम रीवेरिफिकेशन की भी सहूलत फराहम की गई है। ऑनलाइन तरीक़ेकार पर 100 रुपये फ़ीस अदा करते हुए रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जबकि स्कैन कॉपी और रीवेरिफिकेशन के लिए 600 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। 16 जुलाई से 20 जुलाई तक इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद तुलबा दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने रिश्वत से पाक हुक्मरानी की थी, जिसके नतीजे में तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को 4 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। उन्होंने आज पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के अवाखिर में मुनाकिदा रियासती असम्बली के इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ एक हल्के में कामयाबी मिली थी, लेकिन 4 माह बाद मुनक़िद होने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शंस में बीजेपी को 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कामयाबी के साथ 20% वोट हासिल हुए। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में बीजेपी के वोट के तनासुब में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी है। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ रुकनियत के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन गई है। नरेंद्र मोदी नए भारत की तामीर का मंसूबा रखते हैं और अमित शाह पार्टी को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे हैं। फिलवक्त बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों का 18 रियासतों में इख्तिदार है। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में इन रियासतों में बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट हासिल हुए। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर कांग्रेस का अमलन सफाया होता जा रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात में मुल्क की 17 रियासतों में कांग्रेस को एक भी लोकसभा निशिस्त पर कामयाबी नहीं मिली। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का मौक़िफ़ इंतहाई मुस्तहकम हुआ है। तनहा तौर पर मुकाबला करते हुए बीजेपी ने 4 पार्लियामेंट सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का इसी तरह मुजाहरा कभी देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नताइज बीजेपी के लिए मोदी हुकूमत का रेफरेंडम करार दिया जा सकता है। नोटबंदी, जीएसटी और दीगर माशी असलाहत के जरिए नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के ठोस इक़दामात कर रही है। 25th 26th ఏమో హౌసింగ్, ఇవాళ కేంద్రం నుంచి నిధులు హౌసింగ్ ఖర్చు పెట్టకుండా, దరఖాస్తు పెట్టే ఇల్లు ఇవ్వకుండా, ఇల్లు కట్టుకునే బిల్లులు ఇవ్వకుండా ఈ రకంగా తాత్సారం చేసినటువంటి దాని మీద ఎవరైనా ఇంకా ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషియరీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా దరఖాస్తులు పెట్టించే ప్రక్రియ కూడా ఈ 2 days జరుగుతుంది. ఎందుకంటే 2022 వరకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ప్రతి పేదవాడికి ఒక సొంత ఇల్లు, ఆ సొంత ఇంట్లో కరెంట్ ఉండాలా, ఆ సొంత ఇంట్లో గ్యాస్ ఉండాలా, ఆ సొంత ఇంట్లో అదే రకంగా మరుగుదొడ్డి ఉండాలా. ఇది మ్యాండేటరీ. ఇవన్నీ కూడా అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఒత్తిడి. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద రాష్ట్రంలో 2 లక్షల దరఖాస్తులు పెడితే ఈ ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని పంపించకుండా, అమలు కాకుండా కుట్ర పనిన విషయం కూడా దాన్ని బహిర్గతం చేస్తాం. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇల్లు ఇవాళ దేశం మొత్తం మీద కూడా 1,50,00,000 మందికి 5 సంవత్సరాలు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టిస్తే, మన కేసీఆర్ గారు మాత్రం ఇంతమంది మీకు తెలుసు కదా, ఆ కోట శ్రీనివాసరావు సినిమా, జంజాల సినిమా, కోడి ఏదలా తీసి చప్పరించుకుని తిన్నట్టుగా ఆస్వాదించే మరి ఆ సినిమా చూపిస్తున్నారు మనకి తెలంగాణ. ఎక్కడో ఎర్రబల్లిలో 4 ఇళ్ళు కట్టి ఇవే మీ ఇల్లు అని చెప్పి బస్సులు పెట్టి యాత్ర నిర్వహించి ఇది చప్పరించుకునే పరిస్థితి, మాకు ఇల్లు వస్తాయని చెప్పి. కానీ అయిపోయి 2 ఎన్నికలు నమ్మినారు, మోసపోయినారు.
3,999. टूरिज्म मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने आज पुराने शहर के तारीखी इमारत चार मीनार के पास रियासत के टूरिज्म को प्रमोट करने के सिलसिले में निकाली गई एक बाइक रैली का इफ्तिताह किया। ये बाइक रैली चार मीनार तथा जिला महबूबनगर के मयूरी इको पार्क तक निकाली गई। 300 मोटरसाइकिल इस रैली में शामिल थे। टूरिज्म मिनिस्टर ने चार मीनार के पास बाइक रैली को झंडी दिखाकर महबूबनगर रवाना किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत सयाहों के लिए बेहतरीन मकाम है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रियासत के टूरिज्म सेंटर्स की तशहीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाइक रैली के जरिए सड़क हादसा पर आवाम में शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तारीखी विरसे के हामिल कई इमारतें और कुदरती मनाजिर भी पाए जाते हैं जिसे दुनिया को बताने की ज़रूरत है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम के अलावा दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स मेडीगड्डा, संदलिया, अनारम, कानापल्ली प्रोजेक्ट के अलावा धर्मपुरी और कालेश्वरी मंदिर के मकामात को सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे सियाहत की जानिब से मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हिंदुस्तान में कई सयाहती मराकज़ हैं, लेकिन उसकी मुनासिब तशहीर ना होने की वजह से मुल्क व बैरूनी ममालिक के सयाहों को इन मराकज़ तक राग़िब नहीं किया जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक सिर्फ सयाहती मराकज़ के ज़रिए आमदनी हासिल कर रहे हैं और इन ममालिक की तरक्की भी इसी रकम से हो रही है। बाइक रैली में बाइक राइडर एसोसिएशन के नुमाइंदा जया भारती, शांति, संदीप, कर्नल M.A. कलीम और दूसरे मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने आज शमशाबाद एयरपोर्ट में तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरीज और कोर कमेटी के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायज़ा लिया। बीजेपी की आला क़यादत ने शिवराज सिंह चौहान को तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का निगरानकार बनाया है। आज वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रवाना होने से कबल शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना बीजेपी के अहम कायदीन के साथ मुशावरत की। इस मौके पर ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने रुकनियत साजी मुहिम को जल्द से जल्द ख़त्म करते हुए बल्दी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ करने का मशवरा दिया। उन्होंने बल्दी इंतखाबात से कबल बाज़ सियासी जमातों के अहम कायदीन की बीजेपी में शमूलियत के उमूर को भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। नाज़रीन, INN स्पेशल में आज इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।